I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is growth story of China and Pakistan. So let us discuss about the growth story of China. जैसा हम पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसकी स्थापना 1949 में हुई। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता फॉलो किया, जिस मॉडल को इसने अपनाया, उसको हम स्टेटिज्म कहते हैं। स्टेटिज्म का मतलब होता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश में, उन सब पर कंप्लीट मोनोपोली सरकार की होती है। इस तरह से जो सरकारी क्षेत्र है उसी के हाथ में पूरे देश की बागडोर रही और जो भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन मेकिंग भी सरकार के द्वारा ही की जाती है। चाइना में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग जो आपके लैंड रिसोर्सेज हैं या जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट की कंप्लीट मोनोपोली में हैं। चाइना ने अपने देश में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया और उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया। एक तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को चाइना में भी फॉलो किया गया। एक और एस्पेक्ट जो चाइनीज़ इकोनॉमी का था वो ये था कि चाइना जो है वो शुरुआती दौर में एक क्लोज्ड इकोनॉमी रही, जिसका ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। सो ये इनिशियल स्टेज में चाइना की इस तरह की पॉलिसीज रही। 1958 में चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन चलाया गया और इसका मेन फोकस क्या था कि हर घर के आंगन में इंडस्ट्री लगाई जाए, हाउस होल्ड इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और हर घर में जब कोई ना कोई छोटा मोटा कारखाना, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा होगा हाउस होल्ड इंडस्ट्री का, तो नेचुरली है कि एक तो देश में नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और उस समय चाइना की जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी लाइन थी, उसको भी पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया जा सकता था। सो इसलिए चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू हुआ, इट स्टार्टेड इन 1958 और चाइना ने इस कैंपेन के साथ अपनी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बदलने में सफलता प्राप्त भी की। सो अगर हम 2017 की बात करें तो चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ था या जीडीपी का जो वैल्यू था, नॉट ग्रोथ, जीडीपी का जो वैल्यू था 2017 में, ये था 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इतना बड़ा जो जीडीपी है ये प्राप्त करने वाला पूरे संसार में दूसरा देश है। मतलब चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ी लीडिंग इकोनॉमी कौन सी है? चाइनीज इकोनॉमी। ये 2017 के डाटा के हिसाब से है। अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की बात करें तो 1979 से लेके 2015 तक इसका जो ग्रोथ रेट रहा, जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट, इट वाज 9% और 2017 में
इट वाज 6.9%। और आफ्टर 1949 चाइना में सबसे हाईएस्ट जो जीडीपी ग्रोथ एनुअल रहा वो 1984 में रहा एंड इट वाज 15.2%। बट इट वाज आल्सो लोएस्ट, सबसे कम भी रहा ये 3.8% इन द ईयर 1990। सो ये जीडीपी के बारे में हमने डिस्कस किया। चाइना में असल में जो जीडीपी में एकदम बदलाव आया या उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी, तो वो 1980s में स्टार्टिंग में जो है वो बढ़ना शुरू हुई। और इसका जो जीडीपी का जो एनुअल ग्रोथ रेट था ये 4% से बढ़कर 10% हो गया। मतलब 4 से 10% के बीच में इसका वेरिएशन रहा। और इतना बड़ा जो चेंज आया जीडीपी ग्रोथ रेट में, उसके जो कारण थे वो क्या क्या थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। तो ये जो 1980s के बिगिनिंग में जो बदलाव आया, जीडीपी जो 4% से 10% के बीच में रहा, इसके पीछे पहला कारण क्या है कि चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में स्टार्ट कर दिए थे। जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, जिसको हमारे देश में 1991 में शुरू किया गया, इसे चाइना में 1978 में ही शुरू कर दिया गया था। तो 1978 से ही ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उसमें पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। अब चाइनीज़ इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वो अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं रही, बल्कि ये एक तरह से ये मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है। और दूसरा बात क्या है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाइना इज नाउ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। विदेशों में इसके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो पूरी वर्ल्ड मार्केट में फेमस हैं और सस्ते रेट पर भी अवेलेबल होने की वजह से इसका जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया भर में अग्रणी देशों में है, या सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होते हैं जिन देशों के, उनमें से चाइना भी एक महत्वपूर्ण जो इकोनॉमी है। और साथ ही जो एफडीआई है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, मतलब इनफ्लो एफडीआई हुआ। चाइना में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और साथ ही इसमें चाइना में एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट हुआ, सबसे बड़ा लाभ हुआ, वो ये था कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को उन्होंने सही तरीके से मैनेज किया और उसको एक तरह से स्किल्ड लेबर फोर्स में चेंज करने के लिए भी एफर्ट्स किए गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि चाइना में जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है, लेकिन साथ में क्या है, चीप भी है, क्योंकि एवेबिलिटी ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरह चाइना जो है वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस को वो गेन करता है, उसको उसका फ़ायदा उठाता है। और इसी तरह जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्योंकि 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड को जो है वो अपनाया गया था, तो उसका जो परिणाम था वो 80s के डेकेड में देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, उनको कम्पिटिटिव बनने में, ग्रो करने में एक वक्त लगा। तो 1958 में जो शुरुआत की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके रिजल्ट जो है अब 1980s के डेकेड में देखने को मिलने शुरू हुए। सो दिस वाज अप टू द जीडीपी ग्रोथ रेट। इसके अलावा चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्थापित किया गया, उनको डेवलप किया गया। ऐसे जोन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्वेस्टर्स को हर तरह की बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, और इसी वजह से चाइना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन साबित हुआ, एक आकर्षक केंद्र बना। चाइना ने कुछ सेक्टर्स में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
करने की इजाज़त दी और रिटेल सेक्टर में भी फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई को अलाउ किया गया। इसके अलावा चाइना में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी भारी वृद्धि हुई। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना में किया और इसके पीछे एक मेन जो कारण था वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी रहा, क्योंकि उसकी वजह से चाइना के लोगों में एक मोटिवेशन दी गई कि वो अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, साथ में अपने देश में रोज़गार को बढ़ाने के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस तरह की एक फीलिंग लोगों में आई और उन्होंने अपने घरों के आंगन में ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को या हाउस होल्ड इंडस्ट्री को स्थापित किया और जिस वजह से चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा चाइना की जो इकोनॉमी है एक तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और चाइना के प्रोडक्ट जो हैं आज दुनिया भर में फेमस हैं और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है दूसरे देशों में। और चाइना जो है ईयर 2010 में पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा निर्यातक देश बना, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल मार्केट इन द ईयर 2010। सो ये सब अचीवमेंट चाइना की रही। लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें, इन द ईयर 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17, तो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, उसमें कमी आई है। इट हैज़ स्लोड डाउन। और इसके स्लो डाउन होने के कारण क्या रहे? पहला कारण है कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं, उसमें स्लो डाउन आया और इन कंट्रीज़ में या इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी में स्लो डाउन आने की वजह से वहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो कम हो गई। इसी वजह से चाइना के एक्सपोर्ट्स भी कम हुए और अल्टीमेटली चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उसमें डिक्रीज आई। नेक्स्ट पॉइंट इज कि चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी अब कम हो रहा है। चाइना में जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें कमी आई है। कमी क्यों आई है? क्योंकि लोगों में अब प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा बढ़ने लगी है। लोगों में सेविंग करने की जो प्रवृत्ति है वो पहले के मुकाबले उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो सेविंग जहाँ ज़्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा, तो नेचुरली है कि अल्टीमेटली उससे प्रोडक्शन लेवल गिरता है। तो ये भी एक कमी है, ये भी एक कारण है कि चाइना में जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमी में अब करप्शन भी बढ़ गया है और इकोनॉमिक क्राइम्स भी समय के साथ साथ बढ़े हैं। ये भी एक कारण रहा है कि वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो अब डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है। इसके अलावा अब चाइना के जो लोग हैं वो वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में वो हाई वेज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो लेबर है सस्ती है और चाइना के लोग जो है विदेशों में जाकर अब हाईली पेड जॉब्स जो है वो तलाश रहे हैं। वो माइग्रेशन हो रही है, मैसिव माइग्रेशन हो रही है दुनिया भर के देशों में चाइना से। और इससे क्या है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दे आर आल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमीज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम एंड पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल लिबर्टी इज मैक्सिमम। तो इसीलिए जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में, जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम है और पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टी मैक्सिमम है, ऐसे देशों में जाकर चाइना के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। मतलब चाइना की जो इकोनॉमी है उसके जो लोग हैं जो हाईली पेड जॉब पाना चाहते हैं वो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं चाइना से जो है वो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है दूसरे देशों में। और दूसरी बात है कि जो चाइना के लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं।
तो अपने देश में इन्वेस्टमेंट उनका गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भी एक कारण है कि चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें कमी आई है। इसके अलावा चाइना जो है वो, जो चाइना की गवर्नमेंट है आज उसको इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मतलब चाइना में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक पोल्यूट हो चुका है और उस पोल्यूशन की वजह से जो चाइना में ह्यूमन लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है। और भले ही चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है चाइना में एक बहुत बड़ी चैलेंज आज की डेट में बन चुकी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइना ने अपनी स्थापना के बाद स्टेटिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया। आज भी वहाँ पर स्टेटिज्म ही है, बट उसका रोल चेंज हुआ है। और चाइना ने पहले इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पर काम किया, अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी रखा, लेकिन बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए 1978 से। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया और जीडीपी ग्रोथ रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। इसके कारण थे कि एफडीआई में वृद्धि हुई और साथ ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट था उसमें भी काफ़ी सुधार आया। लेकिन उसके बाद जो कई कारण थे जिसकी वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी में स्लो डाउन आया और उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। लेट अस डिस्कस द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान को भी 1947 में ही आज़ादी मिली और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल इंडिया में फॉलो किया गया, बिल्कुल उसी मॉडल को पाकिस्तान ने भी फॉलो किया। जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया, एफडीआई की जगह फॉरेन बोरिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ किया गया। जो भी स्टेप्स इंडिया में फॉलो किए गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लगभग वही स्ट्रेटजीज पाकिस्तान के द्वारा भी फॉलो की गई। अगर हम जीडीपी के हिसाब से बात करें, 2017 में पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो जीडीपी था, इट वाज 271.1 बिलियन यूएस डॉलर। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो पाकिस्तान की रही इन द ड्यूरेशन 1960 टू 2017, इट वाज 4.14%। पाकिस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ये मिड 80s में बढ़ना शुरू हुई और उसके पीछे जो कारण थे वो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्योंकि चाइना ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए वो 1988 में शुरू किए और ये रिफॉर्म्स इंडिया से पहले पाकिस्तान में अडॉप्ट किए गए और इन रिफॉर्म्स में एफडीआई पर ज़्यादा फोकस किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, जबकि पब्लिक सेक्टर का रोल सेकेंडरी कर दिया गया। तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म रहे वो लगभग वैसे ही रहे जैसे कि इंडिया में थे, लेकिन 2008 की बिगिनिंग से ही जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया है, एक तरह से बहुत नकारात्मक हो गया है। और उसके जो कारण रहे हैं उसमें क्या क्या कारण थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से वॉर ऑफ टेरर में फंस चुका है, क्योंकि टेररिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तरह से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं और इसी वजह से टेररिज्म के डर की वजह से ही चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफ एटमॉस्फेयर नहीं है और इसी वजह से वहाँ एफडीआई में भी कमी आई है और साथ ही वहाँ के जो लोकल जो इन्वेस्टर हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसमें भी भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में करप्शन भी बहुत हाई लेवल पे चला गया है
और साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है एक तरह से स्टैग्नेशन पर पहुँच चुकी है। और अगर अब हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की बात करें in the duration of 2008 to 2016, so it was just 3.75%। तो इसमें एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। सो 2017 में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था इट वाज 5.3%। इस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से लो इनकम, लो जीडीपी ग्रोथ या लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, वहाँ लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ आने नहीं चाहते, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ गिर चुका है। जब इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो फिर इनकम कम हो जाएगी, तो लो इनकम हुआ और उसकी वजह से लो ग्रोथ हो रहा है। तो इस तरह का ट्रैप जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी झेल रही है। सो अब अगर हम कंक्लूजन करें ग्रोथ स्टोरी का कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनकी ग्रोथ स्टोरीज में क्या क्या कंक्लूजन्स रहे, तो पहला कंक्लूजन ये है कि चाइना जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही जीडीपी के मामले में काफ़ी आगे है। जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना में सबसे ज़्यादा रही है। चाइना अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब रहा है। दूसरी बात है, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो वो पाकिस्तान से तो बेटर है, लेकिन चाइना से हम काफ़ी पीछे हैं। इसी तरह से चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल विल पावर दोनों ही स्ट्रॉन्ग रही। चाइना ने सही समय पर सही डिसीजंस लिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने देश के हित में सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी देखी गई है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो है ये इसने अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया और साथ में गुड गवर्नेंस भी दिया, और इस वजह से आज हम कह सकते हैं कि चाइना जो है इन तीनों देशों में बहुत अच्छी स्थिति में पाया जाता है, या चाइना की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेहतर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट meaningful and helpful to you, then please share it to others so that they can be also benefited from this. Thank you.